नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता भाई अभय प्रताप सिंह हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि हापुड़ की घटना को लेकर उनके विचार क्या हैं और वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस समस्या को लेकर क्या चल रहा है, आगामी योजना क्या है, इस विषय पर अपने विचार रखें भाई एडवोकेट अभय प्रताप सिंह। नमस्कार डॉक्टर साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो पिछले हफ्ते में 29 अगस्त 2023 में जो पुलिस व वकीलों के बीच में झड़प हुई है, उसको लेकर काफ़ी आक्रोश अधिवक्ताओं के बीच में रहा है और उसको लेकर तरह तरह की जानकारियाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दी जा रही हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको, क्योंकि मैं भी एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता पेशे से आता हूँ और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भी अध्ययनरत हूँ और व्यवसायरत हूँ, तो काफ़ी जानकारियाँ मेरे पास हैं जो मैं आपको उपलब्ध कराऊँगा। जैसे कि मैं आपको शुरुआत से बता दूँ, जैसा बताया जा रहा है 29 अगस्त 2023 में जो घटना हुई थी, तो घटना की शुरुआत एक महिला के द्वारा हुई थी, जिसके बारे में वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई है। उस घटना को सभी ने देखा होगा, उसके बारे में ज़्यादा जाना उचित नहीं है। उस घटना के तुरंत 2 दिन बाद पुलिस विभाग द्वारा उस महिला के विरुद्ध व उसके साथ जो उसके ससुर या शायद पिता थे उनके साथ, उनके विरुद्ध 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। साथ में ये बताना चाहूँगा कि वह महिला जो है वो अधिवक्ता थी, लेकिन उस समय पर वो अपने किसी व्यक्तिगत कार्य से जा रही थी और अधिवक्ता की ड्रेस में नहीं थी। तो ये 2, एक कांस्टेबल और एक महिला के बीच का विवाद था, जिसको इतना तूल दे दिया गया। और वो तूल देने के पीछे कौन लोग रहे, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बड़े संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, उस महिला ने जो घटना की, जो वायरल हुई, वो सब आपके सामने है। उसमें जो भी हुआ है, उसमें कहीं कहा जा सकता है कि हाँ, महिला की थोड़ी गलती हो सकती है कि उसने कांस्टेबल के साथ ये किया। तो ये घटना एक महिला और कांस्टेबल के बीच में हुई। उस घटना के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर की गई। उस एफआईआर को लेकर वह महिला ने अपनी ऊपर हुई एफआईआर के बारे में अपने सीनियर अधिवक्ताओं को, अपने वकील नेताओं को बताया। तो वकील नेताओं ने कहा चलिए चलते हैं, अधिकारियों से बात कर लेते हैं। उन्होंने चलकर वहाँ के थाना इंचार्ज से जाके बात करना चाहिए, जिनके बारे में कहा जाता है वहाँ के बड़े दबंग थानाधिकारी हैं। उन्होंने जो वरिष्ठ वकीलों के नेता भी रहे हैं, उनके साथ, जो महिला अधिवक्ता के साथ गए थे, उनको वहाँ से धकेलकर और बेइज्जत करके भगा दिया। इससे आक्रोशित होकर कुछ अधिवक्ता साथी उन दरोगा जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एकत्रित हुए थे, जो कि एक तरीका भी है कि किसी भी के भी विरोध हम कर सकते हैं। संविधान सभी को मौलिक अधिकार है सभी का विरोध करने का, तो विरोध अपने तरीके से कर रहे थे। उसी बीच में एक छोटी सी अनहोनी हो जाती है कि कोई, कहा जाता है कोई पीआरडी का जवान वहाँ उनके बीच में आया और उसने कुछ कह दिया होगा या जैसा भी रहा होगा। उस पीआरडी जवान के साथ भी किसी तरह की घटना हुई। उस घटना के बाद जैसा कि समझ आ रहा है कि काफ़ी सारे पुलिस कर्मचारी वहाँ पर एकत्रित हुए, अन्य थानों से कर्मचारी एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद उन्होंने तुरंत वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया। अब देखना यह है कि इतने सारे पुलिस कर्मचारी, इतने थानों की फोर्स अचानक तो वहाँ पर आई नहीं होगी। मेरा ये मानना है, जो मेरा अपना अनुमान है, वो यह है कि इतनी सारी फोर्स की व्यवस्था एसएसपी महोदय के अनुमति के बिना नहीं होगी, और इसमें एसएसपी और जिलाधिकारी महोदय शामिल हैं, संलिप्त हैं। और हो सकता हो कि इसके बारे में उनसे ऊपर के अधिकारियों, डीजीपी या आईजी या डीआईजी को भी इसके बारे में सूचना हो। तो इस घटना का जो मूल कारण है, इस घटना को इतना तूल देने का जो मूल कारण है, मेरी समझ में यह पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता, इस घटना को रोक ना पाने में उनकी अक्षमता,
ही इसका मूल कारण है। बाकी ऐसी इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी होती रहती हैं और पुलिस अपनी सूझबूझ से और इन लोगों को ट्रेनिंग यही दी जाती है कि किसी घटना को किस तरह से निपटाया जाए, शांतिपूर्ण निपटाया जाए। अन्य बातें हैं सेकंड राउंड। धन्यवाद वकील साहब। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे करना चाहूँगा कि आगामी योजना इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं की क्या है और इस विषय पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, तो उस विषय में अपने विचार रखें कि इस घटना को लेकर आगामी कार्रवाई क्या है। जैसा मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब कि जब ये एफआईआर हो चुकी है तो एफआईआर होने के बाद, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई थी, इधर से वकीलों द्वारा भी एफआईआर लिखाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए, लेकिन उनको किसी भी प्रकार से कंसीडर नहीं किया गया और कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया, जिससे वकीलों में एक आक्रोश पैदा हुआ और उस आक्रोश के कारण वकीलों ने उसी दिन से न्यायिक कार्य से विरत रहने का, स्ट्राइक करने का निर्णय लिया। उस स्ट्राइक का प्रभाव यह हुआ कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री शिव किशोर गौड़ जी ने इसके लिए मोर्चा खोल दिया और पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को आंदोलनरत होने के लिए आदेश जारी कर दिया। इस लगातार चलने वाले आंदोलन से न्यायपालिका और न्यायिक कार्रवाइयाँ प्रभावित हुई और प्रभावित होने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर जी ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी इस पर संज्ञान लिया गया ने भी हड़ताल की हुई थी, तो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उस पर लंबी सुनवाई हुई। उसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल श्री मनीष गोयल जी भी शामिल रहे। उस एफआईआर उस संज्ञान लेने के, माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान लेने से तो तुरंत बाद जैसे ही अधिकारियों को सूचना हुई कि माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, उन्होंने तुरंत ही वकीलों द्वारा, अधिवक्ताओं द्वारा जो मांग ज्ञापन सौंपा गया था, उसका एक बिंदु यह था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है, उसमें किसी जुडिशियल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए। तो उन्होंने उसको नियुक्त करने की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को दी। पहले से कोई जुडिशियल ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन जैसे संज्ञान लिया गया तो उनको नियुक्त करने की सूचना वहाँ पर दी गई। एक दूसरा विषय जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का भाग भी है, उसमें यह कहा गया कि अधिवक्ताओं द्वारा जो एफआईआर दी गई है, जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है, उसको भी कंसिडर किया जाए और उनकी एफआईआर भी लिखी जाए। वो एफआईआर भी लिख ली गई है। इसके उपरांत अभी भी काफ़ी मांगें अधिवक्ताओं के द्वारा शेष हैं, जो रखी गई हैं वो शेष हैं, क्योंकि पुलिस ही पुलिस के खिलाफ जांच करे। जैसा अभी एफआईआर का अवलोकन मैंने और मेरे साथी संदीप गुप्ता एडवोकेट जी ने भी किया था, तो हमने देखा कि एसएसपी के आदेश से एफआईआर हुई है। तो एसएसपी के आदेश से एफआईआर हुई है, उसमें कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। अब जांच अधिकारी नियुक्त कहाँ से किया जाए, क्योंकि जिस थाने में एफआईआर हुई है, नियम यह कहता है कि जांच अधिकारी एफआईआर लिखते समय उसी थाने का कोई एसआई लेवल से ऊपर का उच्च रैंक का कोई व्यक्ति होता है, लेकिन उस एफआईआर में सभी लोग आरोपी हैं। तो कैसे कोई अधिकारी उसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया जाए, एक विषय यह है। दूसरा विषय आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ तक मेरा मानना है आगे क्या संभावनाएं हैं, तो आगे फेयर इन्वेस्टिगेशन तो इसमें हो नहीं पाएगी। तो फेयर इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हो पाएगी, तो इसलिए इसमें किसी और एजेंसी से जांच कराए जाने के लिए वकीलों की मांग रहेगी। आगे के लिए डॉक्टर रतौर जी। धन्यवाद अधिवक्ता महोदय। जैसा कि गौरतलब है कि राज्य विधिक परिषद के आह्वान पर समस्त उत्तर प्रदेश के
न्यायालय परिसर में डीजीपी उत्तर प्रदेश और प्रमुख सचिव का पुतला दहन किया गया। तो इस चीज़ का और इस हड़ताल का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस विषय में आपके क्या विचार हैं, मैं जानना चाहता हूं। क्या पूछा? एक काम करो, कट कर दो यहाँ पर। कट हो जाएगी।